हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS and today our point of discussion will be anti-defection law. So आपने recent past में कुछ केसेस देखे होंगे जहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे एमपी के या फिर कर्नाटका के कुछ एमएलएज हैं वो लोग क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उस पार्टी की सरकार गिर जाती है और एक नई सरकार सामने आ जाती है। सेम केस आपको राजस्थान में भी देखने को मिल सकता था, बट वहां पर उन्होंने अपनी कुछ आंतरिक राजनीति के चलते हुए अपनी सरकार बचा ली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज हमें क्या डिस्कस करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे पहले कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ बढ़े, हम ये समझ लेते हैं डिफेक्शन का क्या मतलब होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। मान लीजिए राजू है, ये छोटा भीम पार्टी को बिलोंग करता है। अब छोटा भीम इसमें क्या करता है, राजू को ना तो बैटिंग देता है ना बॉलिंग देता है, सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग करवाता है, जिससे राजू खुश नहीं है। अब इस चीज से गुस्सा होकर राजू क्या करता है, कालिया की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसे बैटिंग भी मिलती है, बॉलिंग भी मिलती है और पर्याप्त फील्डिंग भी मिलती है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो राजू था वो छोटा भीम से खुश नहीं था, छोटा भीम पार्टी से खुश नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी पार्टी बदल के कालिया की पार्टी में आ गया। और इसी प्रोसेस को, मतलब जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और रीजन क्या हो सकता है कि आप अपनी पार्टी से खुश नहीं है या फिर सामने वाली पार्टी आपको कुछ ज्यादा रिन्यूमरेशन दे रही है, तो इस केस में इसको हम डिफेक्शन कहते हैं। सेम चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं कहां पर, हमारी पॉलिटिक्स में। मान लीजिए आप ए पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब ए पार्टी ना तो आपको मिनिस्ट्री की पोस्ट दे रही है और ना ही आपको इज्जत दे रही है, लेकिन बी पार्टी आपको मिनिस्ट्री की पोस्ट भी देगी और कुछ इज्जत भी देगी, तो आप क्या कर जाएंगे, अपनी पार्टी बदल देंगे। तो इस एक्ट को हम बोलेंगे डिफेक्शन। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो डिफेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर गवर्नमेंट को गिराना हो या फिर रातों रात बनाना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार में कुछ टाइम पहले ऐसा केस हुआ था जिसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने रातों रात अपनी जो पहली पार्टी थी उसको छोड़ा, एक नई पार्टी ज्वाइन की और सुबह सुबह उन्हें मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे केसेस कई बार देखे गए हैं। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है और सबसे ज्यादा इसका जो राइज था डिफेक्शन का वो 1980 में देखने को मिलता है। 1980 में आपको एक कैरेक्टर याद होंगे या फिर आपने इन्हें अमूल की एड में देखा होगा, जिनका नाम था गयाराम। इन्होंने अपनी पार्टी एक दिन में इतनी बार चेंज की कि मीडिया वाले इन्हें बोलने लगे थे कि अब गयाराम आयाराम हो गए। और उसी दौरान 1980 में एंटी डिफेक्शन से फेमस एक ईडियम प्रोवर्ब निकलता है, जिसे आप कह सकते हैं कि आयाराम गयाराम की राजनीति चालू हो गई है, ठीक है। और उससे अमूल इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसको लेके एक कंप्लीट एडवर्टीजमेंट बना दी थी, ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अब चलिए आते हैं हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान पास किया गया था। और जब ये एक्ट पास हुआ था तो उसी दौरान 10वां शेड्यूल भी जोड़ा गया था। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? वेरी गुड, 8 शेड्यूल देयर। तो फिर 9वां शेड्यूल कब आया था? ये शेड्यूल आया था हमारी नेहरू जी की गवर्नमेंट में लैंड रिफॉर्म बिल को लेके, ठीक है। चलो वेरी गुड, आपको सब पता है। अब आप ये बताइए कि 1980 या 85 के आसपास ही ऐसा क्यों हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया था? देखिए इसकी हल्की सी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बट यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर आंसर। देखिए क्या हुआ था कि 1985 में आप सभी जानते हैं राजीव गांधी की गवर्नमेंट को 400 प्लस सीट्स मिलती है और 1985 भी वो साल है जब कांग्रेस को बन के पूरे 100 साल पूरे हुए थे। तो हमारे राजीव गांधी यहाँ पर बड़ी फेमस स्पीच देते हैं जिसमें वो अपने ही एमपीज को क्रिटिसाइज करते हैं। साथ ही साथ एमएलए और एमपी ज्यादा थे जिस वजह से बहुत सारे लोगों को क्या नहीं मिल रही थी, मिनिस्ट्री की पोस्ट भी नहीं मिल रही थी। तो लोग बड़े गुस्सा थे राजीव गांधी से और इसके बाद वो लोग अपनी नई नई पार्टी बना रहे थे
या फिर किसी और पार्टी में शामिल हो रहे थे, और इससे राजीव गांधी को लगा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए हमारे राजीव गांधी ने क्या किया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को पास करवाया था। और जब ये लॉ पास हुआ था तो उस टाइम पे राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से अब जो पूरी पॉलिटिकल फील्ड है या पूरे पॉलिटिशियंस हैं वो कंप्लीट अब हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको क्लीन करने के लिए खुद ही आगे बढ़ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप के उन्होंने कुछ कमेंट की थी। तो ये हल्का फुल्का कुछ बैकग्राउंड था 1980 का, जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ बताता क्या है, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है कि जो भी बंदा, मान लीजिए कोई भी पार्टी मेंबर है, अगर वो किसी पार्टी से डिफेक्ट करता है दूसरी पार्टी में, तो इस टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि इस कंडीशन में, मतलब डिफेक्शन की कंडीशन में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस हाउस का क्या कर सकता है, उस एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर, उसी प्रकार से एमएलए के केस में भी स्पीकर हो जाएंगे। ठीक है, बट ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है यार? देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अब आप एमपी या एमएलए नहीं रहेंगे, मतलब आपकी जो भी पावर सत्ता थी वो सब चली गई है, इसको हम कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए दोबारा कभी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आ सकते। अगर आप दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो आप दोबारा एमपी एमएलए बन सकते हैं, और वो किसी भी टाइप के इलेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बायपोल इलेक्शन भी हो सकते हैं, और अगर चाहे तो जो डायरेक्ट मेन इलेक्शन होते हैं वो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे जो एमपी के मध्य प्रदेश के, मतलब नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश के जो एमएलए ने रिजाइन किया था उसके 6 से 8 महीने बाद होते हैं क्या, हमारे बाय इलेक्शन। और उस बाय इलेक्शन के अंदर आप सभी जानते हैं क्या होता है कि वो लोग दोबारा जीत जाते हैं और दोबारा एमएलए बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ये है हमारी गवर्नमेंट में कि वो एक स्टेबल, मतलब एक स्थिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे स्थिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, कोई असेंबली है, उसके अंदर 100 सीट्स हैं, पहली बार इलेक्शन होते हैं और एक पार्टी को 55 सीट मिलती है, सामने वाली पार्टी को 45 सीट मिलती है। सिंपल सी बात है, ये जो पार्टी है सरकार बनाएगी। लेकिन अब ये क्या करती है कि इसके कुछ एमपीज को खरीद लेती है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 6-7 एमपीज को खरीद लेती है। लेकिन अब आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है, तो ये जो 6 से 7 एमपीज हैं या एमएलएज हैं उन सबको कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई। अब पहले सीट देखी जा रही थी 100 में से ज्यादा किसके पास है, लेकिन जब ये 6 एमएलए और एमपी डिस्क्वालीफाई हो गए तो अब सीट कितनी बची, 94। तो अब आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा सीट बची होंगी एज कंपेयर टू द अपोजिशन गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि डिफेक्शन को रोका जा सकता है, या अगर डिफेक्शन हो भी गया तो हमें एक स्टेबल या स्थिर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बट आजकल हॉर्स ट्रेडिंग के चक्कर में ये सब भी होना बंद हो गया। ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था बट ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि लगातार क्या हो रहा है कि लोग डिफेक्ट करते जा रहे हैं, एमपी में, राजस्थान में, कर्नाटका में, और इसकी जो प्रोसीजर है वो और भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। फाइन, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कॉजेस हैं और किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। बस उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पार्लियामेंट में भी अप्लाई होता है, साथ ही साथ स्टेट असेंबलीज में भी अप्लाई होता है। अब हम क्या करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉज के जो प्रोविजन है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो होते हैं पार्टी के मेंबर, उनके लिए, दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए, और तीसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। अब सबसे पहले हम मेंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट टेक्निकल वन। अब मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए 2 प्रोविजन रखे गए हैं। एक तो पहला ये होता है कि अगर जो मेंबर ऑफ द पार्टी है वो अगर वॉलंटरली, मतलब अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उस टाइम पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर पार्टी ने मान लीजिए आपको बोला है कि आपको इस इश्यू में हमारा फेवर करना है या इस पार्टी को वोट करना है, और आपने उस पार्टी की आज्ञा नहीं मानी, मतलब आपने जो विप थी पार्टी की नहीं मानी, तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों। देखिए, अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी में भी बिलीव करते हैं। मान लीजिए आप बी पार्टी को बिलोंग करते हैं और आप उसकी आइडियोलॉजी को भी मानते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब आप बोल रहे हैं कि नहीं यार मुझे पार्टी पसंद नहीं है, मैं अपनी पार्टी से मूव कर रहा हूं, मैं अब किसी और पार्टी में जा रहा हूं। लेकिन भाई आपकी तो अभी तक आइडियोलॉजी ये थी
और आप बी से सी आइडियोलॉजी को कैसे अपना सकते हैं? मतलब जब अपनी आइडियोलॉजी बदल रहे हैं तो आपको क्या हक है उस पार्टी की मेंबरशिप पे, एमपी या एमएलए बने रहने का? तो इन शॉर्ट, यू आर नॉट अलाउड टू हैव द सेम। तो इसलिए अगर आप अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं मतलब अपनी मेंबरशिप भी छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है वॉलंटरली रिजाइन होने का मतलब। लेकिन इसमें यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म आता है कि ये पता कैसे चलेगा कि मेंबर ने वॉलंटरली अपनी पार्टी छोड़ दी है। इसको रेजिग्नेशन से कंपेयर मत करिएगा, रेजिग्नेशन इज डिफरेंट। ठीक है, उसको भी बात बताऊंगा। देखिए, अगर मान लीजिए मेरा नाम ए है और मैं बी पार्टी को बिलोंग करता हूँ और मैं रोज जाता हूँ बी पार्टी में, उसकी सारी की सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, इवन मीटिंग में पार्ट लेता हूँ, सबके साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ, सब करता हूँ। बट लेकिन जैसे ही मैं मीटिंग से बाहर आता हूँ तो मैं आते ही बी पार्टी को क्रिटिसाइज करना चालू कर देता हूँ कि जो बी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि मैंने अंदर से इस पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दे स्पीकर को कि देखो यार इसके जो एक्शंस हैं वो दिखा रहे हैं कि इसने अल्टीमेटली अंदर से पार्टी छोड़ दी, मतलब इसने वॉलंटरली पार्टी छोड़ दी है, बस इसकी मेंबरशिप ना चल जाए इसलिए दिखाना नहीं चाहता है, तो इस केस में भी आपको जो स्पीकर है या चेयरमैन है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मतलब वॉलंटरी में दोनों चीज आती है। एक तो आप मीडिया के सामने आके चिल्ला के बोलो कि भैया मैंने पार्टी छोड़ दी है, तो उस केस में तो स्पीकर आपको देखते ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप अपने एक्ट के थ्रू, मतलब अपनी जो भी बातें हैं, क्रिटिसिज्म है, उससे बता रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अपनी पोस्ट बचाए रखने के लिए, मतलब एमपी की पोस्ट, एमएलए की पोस्ट बचाए रखने के लिए सामने सीधे जैसा नहीं बोल रहे। तो इस केस में भी अगर हमारे जो स्पीकर चाहें वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके, अपनी सब्जेक्टिविटी की पावर को यूज करके आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वॉलंटरीनेस आई थिंक पूरा पूरा क्लियर हो गया है। देखो कुछ नहीं है, बस दो चीजें हैं। एक तो मैं मीडिया के सामने आकर चिल्ला रहा हूँ कि भैया मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो इस केस में आपको स्पीकर देखेंगे और तुरंत लात मार के निकाल देंगे। दूसरा केस आएगा कि मैं अपनी एमपी या एमएलए की पोस्ट बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सामने से आके मीडिया में नहीं चिल्ला रहा हूँ कि भाई मैंने पार्टी छोड़ दी है, मैंने पार्टी छोड़ दी है, बस मैं सामने एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया मुझे पार्टी की वाली पॉलिसी पसंद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वैसा कर रहे हैं, तो ये एक्ट भी दिखा रहे हैं कि मैंने अंदर से पार्टी छोड़ दी है। तो उस केस में भी यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करेंगे कि हाँ यार इसके एक्शन ऐसा दिखा रहे हैं कि इसने पार्टी छोड़ दी है, तो मैं डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया वॉलंटरीनेस। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, स्पीकर सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगे व्हेन ही विल गेट द कंप्लेन। ओके, चलिए अब आते हैं रेजिग्नेशन के ऊपर। देखिए रेजिग्नेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रेजिग्नेशन में क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अब आप हो गए 80 साल के, आप पार्टी के मेंबर भी हैं, साथ ही साथ एमएलए भी हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, आप एमएलए का काम और पार्टी की मेंबरशिप का काम एक साथ नहीं निभा सकते हैं, बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है। तो आपने सोचा कि मैं अपने हाउस को सर्व करना चाहता हूँ, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर सकता हूँ, तो वो आप वहाँ पर रिज़ाइन कर सकते हैं। अब ऐसे केस में अगर पार्टी आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाती है। ठीक है, वॉलंटरीनेस और रेजिग्नेशन में यही डिफरेंस है कि अगर आप वॉलंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ते हो तो इन शॉर्ट यू आर ऑल्सो लीविंग द मेंबरशिप, बट दिस नॉट गोज विद द रेजिग्नेशन। तो इस डिफरेंशियल पॉइंट को याद रखिएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब जो रिबेल एमपीज होते हैं, जब भी वो लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे पहले वो क्या करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं। दो उन्हें पता रहता है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट फिर भी वो रेजिग्नेशन देते हैं। क्यों रेजिग्नेशन देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि भाई अगर पार्टी ने हमें रिज़ाइन कर दिया तो हम लोग इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काम कर पाएंगे, और उसके बाद जब सामने वाली अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसकी सरकार गिर जाएगी और जो अपोजिशन पार्टी है वो दोबारा सत्ता में आ जाएगी। इसके बाद ये लोग हमें मिनिस्ट्रियल पोस्ट पकड़ा देंगे, या फिर जो पैसे की या जो भी डील हुई थी वो सब कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कर्नाटका में, इवन मध्य प्रदेश में सबसे पहले इन लोगों ने स्पीकर को अपना क्या दिया था, रेजिग्नेशन ही दिया था। लेकिन आप सभी जानते हैं जो स्पीकर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टी लाइन्स पे काम करते हैं। जब भी डिफेक्शन की बात आती है तो जितनी भी पार्टीज रहती है उनको इनकी ये सब चाल पता रहती है, तो स्पीकर को पहले ही बोल देते हैं कि भाई इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट मत करना, इनको आप डिस्क्वालीफाई करो, आप ऐसा शो करो कि ये लोग वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। इसलिए आपने देखा कर्नाटका में सबसे पहली बात तो स्पीकर ने उनके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट किया, बोला कि भैया आप वॉलंटरली रिज़ाइन कर रहे हो, हम आपको डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आपको हम इलेक्शन लड़ने की पावर भी नहीं देंगे 1 से 2 साल के लिए। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करता है, बोलता है कि स्पीकर जी आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है कि आप बताओ कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग है कि इलेक्शन लड़ो नहीं लड़ो ये आपके अंडर में नहीं आता है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जो मन में आएगा वो बोल दोगे, ये सब कुछ भी मन में आके बोलने वाला काम हमारा होता है, तो सब हम पे छोड़ दो। ठीक है,
इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पार्टी ने आपको विप जारी किया, विप समझते हो ना, कि एक मतलब कह सकते हैं कंपलसरी ऑर्डर, ठीक है, कि बिल्कुल ये मैंडेटरी ऑर्डर हमने जारी कर दिया कि अगर आपको आज जा रहे हैं, मान लीजिए पहली बात तो हमने आपको बोला कि आज आपको पार्लियामेंट जाने जाना है, और ऊपर से हमने बोला कि इस बिल में आपको हमें ही सपोर्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन शॉर्ट यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर पार्टी आपके एक्शन को माफ कर दे, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाता है, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, ठीक है। तो दोनों चीज को याद रखिएगा। तो अल्टीमेटली जो भी पावर है डिस्क्वालिफिकेशन की वो पार्टी के पास होती है, स्पीकर तो नाम के लिए बस है। इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर। देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब जो कि किसी भी पार्टी की सीट पे इलेक्ट नहीं हुए, खुद से खड़े हुए और वो खुद से इलेक्शन जीत गए। अगर इस केस में अगर मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट मेंबर बनते हैं और अगर आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए आपका इलाका है गोरखपुर, और वहां पर 3 पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, एक हो गई बी, एक हो गई सी और एक हो गई एस। तो आई थिंक समझ गए हैं कौन सी पार्टी है, ठीक है। अब वहीं पर आपने सोचा चलो मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूं, और आप इलेक्शन में खड़े हो गए और आप इलेक्शन जीत गए। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई ये करता है कि यहाँ पर लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स को रिमूव कर दिया है और आपको चुना है कि आप उनको पार्लियामेंट में जाके या फिर हाउस में जाके रिप्रेजेंट करें, ठीक है। लेकिन अगर आप अब कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, बी को या सी को या फिर एस को, तो इन शॉर्ट आप जो लोगों का ट्रस्ट है उसको तोड़ रहे हो, तो इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई होना तो बनता ही है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट मेंबर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए नॉमिनेटेड मेंबर आप सब जानते हैं, राज्यसभा में प्रेसिडेंट साहब जो है क्या करते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, फाइन। अब इस केस में जो भी नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं उनके पास ऑप्शन है कि आप 6 महीने के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आप कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज और जो लोग यहाँ पर नहीं बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 6 महीने के अंदर अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो क्या अब आप उस पार्टी के मेंबर बन जाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है, अभी भी आप नॉमिनेटेड मेंबर ही कहलाएंगे, लेकिन बस चेंज ये होगा कि अगर पार्टी ऊपर से कोई विप जारी करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके पार्टी मेंबर के लिए नहीं होगी, वो आपके लिए भी होगी। मतलब आपको भी पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे भूलिएगा नहीं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और ये समझते हैं कि हमारे इस लॉ में क्या कोई एक्सेप्शन है। जी हाँ, यहां पर आपको 2 एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी के 2/3 ऑफ द मेंबर अलग होकर या तो नई पार्टी बना लेते हैं या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में डिफेक्शन नहीं लगेगा। मान लीजिए किसी पार्टी में 100 लोग हैं, उनमें से 75 लोग अलग हो गए और वो लोग पार्टी बी से पार्टी सी में शामिल हो गए, तो इस केस में डिफेक्शन नहीं होगा। साथ ही अगर वो जाके एक नई पार्टी बना लेते हैं तो अब भी कोई डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इस पर दूसरा एक्सेप्शन ये आता है कि जो हमारे स्पीकर हैं या फिर आप कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं, अगर वो लोग पार्टी छोड़ना चाहें तो वो लोग चाहें तो पार्टी छोड़ के स्पीकर और राज्यसभा की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि अगर आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी छोड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ये प्रोविजन स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्पीकर या चेयरमैन है वो न्यूट्रल पर्सन है, तो उन्हें अपनी न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए अपनी पार्टी को छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा एक्ट करते हैं, तो इसलिए उनको यहां पर क्या दिया गया, थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया गया है। लेकिन वो अपनी पार्टी छोड़ने के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज उन्होंने पार्टी छोड़ी, अब कुछ टाइम तक स्पीकर रहे, और जब स्पीकर की पोस्ट से वो हटते हैं तो इट इज कंपलसरी कि वो अपनी खुद की पार्टी ज्वाइन करें या फिर कंप्लीट पॉलिटिक्स से दूर हो जाए, ठीक है। ये भी लॉ है। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका आंसर आप करेंगे कि क्या यूके में जहां से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कॉपी किया है, क्या वहां पर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कोई कानून है? जी नहीं, वहां पर ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ की कानून कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पर पार्टी डिसिप्लिन इतना हार्ड है कि कोई अपनी पार्टी छोड़ता ही नहीं है। बिकॉज अगर आपने इस पार्टी को छोड़ लिया तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, सामने वाली पार्टी आपको लेगी ही लेगी, और ऊपर से लोग आपको फिर बहुत ही बुरी नजर देखेंगे। मतलब वहां पर देखिए 4 से 5 साल लगे हैं डेमोक्रेसी डेवलप होने में, तो वहां पर कुछ हेल्दी कन्वेंशन डेवलप हुए हैं जिसके तहत ये सब काम होता है, ठीक है। ओके, वेल एंड गुड। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या कभी इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुई है। जी हाँ, इस एक्ट में 2002 में अमेंडमेंट की गई थी। अब अमेंडमेंट क्यों की गई थी वो भी बताता हूं, और अमेंडमेंट क्या थी ये भी बताता हूं। तो सबसे पहली बात तो क्या हुआ करता था कि 1980-85 में ये जो एक्ट मतलब लॉ था, एक्ट बन गया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता था
कि मान लीजिए बी जो पार्टी है वो सत्ता में है और जो सी है वो अपोजिशन में है। सो जब ये जो बी पार्टी है इसके कुछ एमपीज लोग क्या करते थे, वो लोग डिफेक्ट करके पार्टी सी में जाया करते थे, बिकॉज उनको क्या पैसा मिल जाया करता था। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आप हमें क्या कर दो, डिफेक्ट करवा के मतलब डिस्क्वालीफाई करवा दो, लेकिन फिर भी ये लोग इनको मिनिस्ट्री में दे दिया करते थे। मतलब सिंपल सी बात है, आपको पता है लॉ होगा कि 6 महीने तक कोई भी बंदा बिना एमएलए या एमपी बने मिनिस्टर बन सकता है। तो ये लोग यहाँ पर यही किया करते थे कि मान लीजिए सामने वाली पार्टी से बोलते थे, जो मेंबर थे उनको बोलते भैया आप मेरी पार्टी में जाओ, वहां पर आपके पास मिनिस्ट्री नहीं है, मैं आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री दे दूंगा, ठीक है। तो ये पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट को, मतलब ये जो प्रोविजन था रूलिंग गवर्नमेंट को बड़ा अड़ रहा था। तो इसलिए रूलिंग गवर्नमेंट ने क्या किया 2002 में, बोला कि भाई अगर आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, ठीक है, तो जब तक आप दोबारा री इलेक्ट नहीं होते हैं तब तक आप कोई भी मिनिस्टर की पोस्ट या फिर कोई भी पब्लिक पोस्ट नहीं ले सकते। तो इन शॉर्ट अब आपको दोबारा री इलेक्ट ही होना पड़ेगा। अगर आप री इलेक्ट नहीं होगे तो अल्टीमेटली आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये पहली जो सीढ़ी थी बेकार थी, वो सॉल्व हो गई। इसके बाद दूसरा ये था कि शुरू में जो आपने 2/3 वाला प्रोविजन देखा ना, कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर रिजाइन करके या फिर अपनी पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पहले वो एक्चुअली 1/3 में था, लेकिन 1/3 तो इतने कम थे कि हर बार ये डिफेक्शन देखने को मिल रहे थे। तो इस प्रोविजन को 1/3 को हटा दिया गया और एक्चुअली में सिर्फ 2/3 वाला प्रोविजन चल रहा है। ओके, लेकिन आपने देखा कितना अच्छा कड़ा कानून था, फिर भी ये मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, इवन राजस्थान में कुछ देखने को मिला था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजंस हैं जिससे कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है? ठीक है, क्या फिर हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को बदलने की जरूरत है कि नहीं है? तो अब हम यहाँ पर से कुछ रीजन देखते हैं कि हाँ, हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहला रीजन तो यही आता है कि भाई भले आपने एंटी डिफेक्शन लॉ पास कर दिया, लेकिन फिर भी हमें रैम्पेंट मतलब आप डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात यह है कि आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कमजोर है, तो आप उसमें थोड़े से चेंजेस लाओ और उसको अच्छा बनाओ, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि जो स्पीकर की पोस्ट है ना, उसे न्यूट्रल नहीं माना जा रहा है। देखिए कि जब स्पीकर को हमने यूके से कॉपी किया था तो हमने हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि स्पीकर क्या करेंगे, नॉन पार्टी पर्सन की तरह काम करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे और किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेंगे। लेकिन आपने हमेशा ये देखा होगा जब भी डिफेक्शन की बात होती है तो स्पीकर वैसे ही काम करते हैं जैसे उनकी रूलिंग गवर्नमेंट होती है। तो अल्टीमेटली ये तो वही गलत है। आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नॉन पार्टीशन पर्सन होके काम करेंगे, लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, अपना पार्टी का फॉलो करने लगते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, बड़ी बढ़ती जा रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो ओहलोवान केस में क्या किया, बोला कि भाई ये जो आपने एक्ट में लिखा ना कि जो स्पीकर की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आती है, अब वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। तो अब हमारे गवर्नमेंट ने पूछा कि भैया आप इस तरह का डिसीजन कैसे दे सकते हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है? बिकॉज साफ ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी पार्लियामेंट के मैटर्स में नहीं घुसेगी, और साथ ही साथ जो स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट में सुप्रीम होता है। तो आप किस तरीके से स्पीकर को ऑर्डर दे सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो यार, इस टाइम पे जो स्पीकर है ना, वो एज स्पीकर काम नहीं कर रहा, वो एज ट्रिब्यूनल काम कर रहा है, मतलब एज कोर्ट काम कर रहा है। और सारे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का हक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो अल्टीमेटली वी हैव द पावर टू गिव ऑर्डर्स टू स्पीकर व्हेन ही इज एजुकेटिंग द लॉ एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो इस टाइम पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया था। बट फिर भी अभी स्पीकर की पोस्ट, मतलब जो पावर है ना, बड़ी हैपेजार्ड मैनर में चल रही है। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है जिसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद तीसरी और इंपॉर्टेंट सबसे बात है जो हर किसी को अखरती है, वो ये कि चलिए भले हम मानते हैं कि हम पार्टी के मेंबर हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पार्टी से कभी मतलब डिसेंट ही नहीं करेंगे। जैसे अगर आप शुरू में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अगर कोई पॉलिसी आती थी, कोई एक्ट आता था, तो एक्चुअली इसको अपोज तो कांग्रेस मेंबर ही करते थे। तो कितना अच्छा लगता था यार कि पार्टी मेंबर खुद ही अपोज कर रहे हैं। मतलब भैया मेरे कुछ पर्सनल खुद की मानना है कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। फॉर एग्जाम्पल सीए में आप जिस टाइम पे आर्टिकल 370 हटाया गया था, उस टाइम पे कुछ कांग्रेस के मेंबर इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। तो मतलब एक लेजिटिमेट डिसेंट एमपी अपना प्रेजेंट कर सके, वो चीज भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि जो एमपी है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रेजेंट कर रहा है। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड अलग है और जो पार्टी की डिमांड अलग है। तो भाई फिर मैं एमपी क्यों हूं? मतलब मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी ने चुना है तो मतलब मैं उनकी बात तो रख सकता हूँ, लेकिन आपकी जो पार्टी डिसिप्लिन है मुझे रखने नहीं देती है। तो ये सबसे बेकार प्रोविजन है। उसके बाद चौथी और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एक्ट है ना, उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉलंटरीनेस, कि भाई स्पीकर को लग रहा है कि मैं वॉलंटरीली अपनी पार्टी से रिजाइन कर चुका हूं। भैया आपको कैसे लग रहा है?
मैंने बोला क्या? दूसरी बात रेजिग्नेशन वाला कि भैया मैंने रियल में रेजिग्नेशन दिया लेकिन आप उसको फिर भी पार्टी छोड़ रहे हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इस लॉ में। तो अंत में क्या किया जाएगा? कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाएंगे, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा, सेकेंड ARC के द्वारा। तो वो सब हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है और बहुत ही रिसेंट में सजेस्ट किया है। उसने ये बोला है कि आप क्या करो, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, मतलब एक ट्रिब्यूनल टाइप की बॉडी बना दो जिसको हेड करेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर अपना डिसीजन देंगे। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक काम करो, स्पीकर को आप बोल दो कि वो अपने जो भी डिसीजन लेगा ना, कुछ टाइम फ्रेम मिलेगा। अभी क्या है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब जब तक स्पीकर ना चाहे जब तक डिसीजन नहीं लेंगे। तो इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था। आप केस यहां पर देखेंगे कि जो मणिपुर के हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो एक अपील के ऊपर, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन अपील के ऊपर 2017 से बैठे हुए थे, वो डिसीजन दे नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 से 4 बार ये केस आ चुका था और सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रही थी भैया डिसीजन दो, डिसीजन दो। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में अपनी पावर का यूज किया अंडर आर्टिकल 142। 142 क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देगा, दो वो उसकी कैपेसिटी बियॉन्ड हो, वो सभी को मानना पड़ेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्पीकर 1 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर अपना जो भी ऑर्डर है वो पास करे। एक्चुअली में स्पीकर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी बाय लॉ, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे दिया और स्पीकर को ये बात माननी पड़ी। ठीक है, समझ में आया? तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जजमेंट में ये कहा था कि भैया आप स्पीकर के ऊपर कोई टाइम लिमिट फिक्स करो, अदरवाइज तो ये काम चलता ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि ARC ने अपनी तरफ से कुछ सजेशन दी है। ARC ने ये बोला है कि भाई आप क्या करो कि ये जो पावर है ना, ये डिसीजन की कि डिफेक्शन कौन करेगा कौन नहीं होगा, तो ये पावर ना आप प्रेसिडेंट या गवर्नर को ट्रांसफर कर दो। मतलब इन केस ऑफ पार्लियामेंट आप ये पावर प्रेसिडेंट को दे दो और इन केस ऑफ स्टेट्स या पावर गवर्नर को दे दो। और ये लोग भी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करेंगे, दे विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो और आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन तो बड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की बॉडी है, तो अल्टीमेटली इसका फायदा होगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इस पॉइंट को बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भाई कोई भी डिसेंट करने का लेजिटिमेट रूल नहीं है। तो यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी सिर्फ सरकार बचानी है ना, तो आप सारे के सारे बिल्स में अपने पार्टी मेंबर को व्हिप इशू मत किया करिए। आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर व्हिप इशू करें जहां पर आपकी सरकार गिरने वाली है। मान लीजिए ऑपोजिशन ने आपके सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तो हाँ यहाँ पर आप फोर्स करिए अपने मेंबर को कि भैया हाँ मेरी पार्टी को आप जितवाओ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिल आ रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, उसमें आपको कोई MP वो अलग व्यू रखता है, तो आप वहां पर उसे व्यू रखने दो। ठीक है, तो यही हमारे कुछ सोल्यूशन थे एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्रूव करने के लिए। आई होप आपको एंटी डिफेक्शन लॉ समझ में आया है। तो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंड जय हिंद।